प्रिय विद्यार्थियों, एक बार पुनः मैं हाजिर हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सालनी हिंदी ज्ञान गंगा के माध्यम से। मैं डॉक्टर पवन कुमार सिंह आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हुए आज की अपनी इस कक्षा का शुभारंभ करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य इतिहास का काल विभाजन एवं नामकरण। इस क्रम में आज हम लोग पढ़ेंगे मिश्र बंधुओं का काल विभाजन एवं नामकरण, साथ ही पढ़ेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन एवं नामकरण। प्रिय विद्यार्थियों, तो आइए शुरू करते हैं मिश्र बंधुओं के द्वारा किए गए काल विभाजन एवं नामकरण के संदर्भ में। प्रिय विद्यार्थियों, इसके पहले हम लोग जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन द्वारा किए गए काल विभाजन को पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज के वीडियो में मिश्र बंधुओं के बारे में आप जानते ही हैं। ये गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। तीन भाइयों ने मिलकर के मिश्र बंधु विनोद नामक इतिहास ग्रंथ का लेखन कार्य किया है, जिनमें लगभग 5000 कवियों को सम्मिलित किया गया है। मिश्र बंधुओं ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 5 कालखंडों में विभाजित किया है, जिसमें पहला कालखंड है प्रारंभिक काल। विद्यार्थियों, इस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा कि मिश्र बंधुओं ने हिंदी साहित्य के प्रथम कालखंड को किस नाम से संबोधित किया है। तो विद्यार्थियों, मिश्र बंधुओं ने प्रारंभिक काल नाम से संबोधित किया है हिंदी साहित्य के प्रथम कालखंड को। ये आपको याद रखना है। और प्रारंभिक काल को 2 भागों में मिश्र बंधुओं ने विभाजित किया है। पूर्व प्रारंभिक काल, जिसकी समयावधि संवत 700 से 1343 विक्रमी, और उत्तर प्रारंभिक काल संवत 1344 से 1444 विक्रमी तक। इन पर आपका विशेष ध्यान रहना चाहिए। यह जो समयावधि है, यह अक्सर परीक्षा में पूछी जाती है। और विद्यार्थियों, मैं एक बात और आपको बता देना चाहता हूँ कि कभी कभी परीक्षा में आप संवत पढ़े रहते हैं, लेकिन सन में पूछ लिया जाता है। तो संवत और सन में 57 वर्ष का अंतर होता है। 57 वर्ष का अंतर होता है। यदि संवत में से 57 वर्ष घटा दिया जाए तो ईसवी सन आ जाता है, और यदि ईसवी सन में 57 वर्ष जोड़ दिया जाए तो संवत की समय सीमा पता चल जाएगी। इसलिए विद्यार्थियों, आपको ये ध्यान में रखना है कि 57 वर्ष अगर संवत में से घटा देंगे तो ईसवी सन आ जाएगा, और ईसवी सन में 57 वर्ष जोड़ देंगे तो विक्रमी संवत आ जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, मिश्र बंधुओं ने दूसरा जो कालखंड हिंदी साहित्य काल विभाजन के अंतर्गत निर्धारित किया है वो है माध्यमिक काल। माध्यमिक काल को भी 2 भागों में बांटा है, पूर्व माध्यमिक काल और प्रौढ़ माध्यमिक काल। पूर्व माध्यमिक काल की समयावधि संवत 1445 से 1560 विक्रमी, और प्रौढ़ माध्यमिक काल संवत 1561 से 1680 विक्रमी। तीसरा महत्वपूर्ण कालखंड है मिश्र बंधुओं का। अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि हिंदी साहित्य के रीति काल को अलंकृत काल नाम किसने दिया है ना। हिंदी साहित्य के इतिहास का जो कालखंड है रीति काल, उसको अलंकृत काल नाम किसने दिया। तो मिश्र बंधुओं ने दिया। ये प्रश्न यहाँ से आपको तैयार कर लेना है। और अलंकृत काल को भी 2 भागों में बांटा गया है, पूर्वालंकृत काल और उत्तरालंकृत काल। पूर्वालंकृत काल संवत 1681 से संवत 1790 विक्रमी, और उत्तरालंकृत काल संवत 1791 विक्रमी से 1889 विक्रमी तक। परिवर्तन काल चौथा कालखंड है मिश्र बंधुओं द्वारा जो विभाजित किया गया है हिंदी साहित्य के इतिहास में, वो है परिवर्तन काल। संवत 1890 से संवत
1925 विक्रमी। ये भी याद रखना है आपको कि परिवर्तन काल की समय सीमा मिस्र बंधुओं ने क्या निर्धारित की है। उसके बाद पांचवा कालखंड है वर्तमान काल, संवत 1926 विक्रमी से अब तक। तो प्रिय विद्यार्थियों, मिस्र बंधुओं ने अपने ग्रंथ मिस्र बंधु विनोद में हिंदी साहित्य के इतिहास को कुल 5 कालखंडों में विभाजित किया है। प्रारंभिक काल, माध्यमिक काल, अलंकृत काल, परिवर्तन काल और वर्तमान काल। और मिस्र बंधुओं में गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र, ये 3 भाई सम्मिलित हैं। ये आपको याद रख लेना है। मिस्र बंधुओं ने आदिकाल को प्रारंभिक काल कहा है, भक्ति काल को माध्यमिक काल कहा है, रीति काल को अलंकृत काल कहा है और आधुनिक काल को परिवर्तन काल और वर्तमान काल नाम से जोड़ लिया है। अब विद्यार्थियों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन एवं नामकरण के बारे में हम लोग जानेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक ऐसे इतिहास लेखक हैं जिनका हिंदी साहित्य इतिहास विषयक ग्रंथ सर्व प्रमाणिक, सर्वग्राह्य माना जाता है, सबसे उत्तम और वैज्ञानिक माना जाता है। इनके ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। इस ग्रंथ के प्रकाशन और प्रकाशन स्थल इत्यादि की जानकारी हम पहले के वीडियो में प्राप्त कर चुके हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालखंडों में मुख्य रूप से बांटा है, जिसमें वीर गाथा काल, आदिकाल, संवत 1050 से 1375 विक्रमी तक। एक चीज यहाँ ध्यान रखना है विद्यार्थियों कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह जो भी काल विभाजन किया है, यह रचनाओं की प्रवृत्तिगत साहित्यिक मूल्यांकन की दृष्टि से किया है। यानी रचनाओं की जो विशेषताएं रही हैं, उनमें जो प्रवृत्तियां रही हैं, युगीन प्रवृत्तियों के आधार पर ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालखंडों में बांटा है। वीर गाथा काल, आदिकाल, प्रश्न पूछा जा सकता है कि आदिकाल को वीर गाथा काल का नाम किसने दिया है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है और इसका समय है संवत 1050 से 1375 विक्रमी। भक्ति काल, जिसे पूर्व मध्यकाल भी कहा जाता है, संवत 1375 विक्रमी से 1700 विक्रमी। रीति काल, उत्तर मध्यकाल, संवत 1700 विक्रमी से संवत 1900 विक्रमी। और गद्य काल, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के चतुर्थ कालखंड को किस नाम से संबोधित किया है? तो गद्य काल नाम से संबोधित किया है, क्योंकि इस समय गद्य रचनाओं की प्रधानता थी। यानी गद्यात्मक रचनाएं अधिकांशतः लिखी जा रही थी। गद्य काल का एक तरह से श्री गणेश ही आधुनिक काल में हुआ है। 19वीं शताब्दी में गद्य की तमाम विधाएं, चाहे एकांकी हो, निबंध हो, नाटक हो और उपन्यास हो, तमाम विधाएं ये है गद्य की जो है आधुनिक काल में प्रारंभ हुई। इसीलिए गद्य काल नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है और इसका समय है संवत 1900 विक्रमी से संवत 1984 विक्रमी तक। तो विद्यार्थियों, जैसे मैंने 57 वर्ष की बात यहाँ भी करना चाहूँगा कि 1050 से अगर 57 आप घटा देंगे तो 993 से ये है 1318 विक्रमी आ जाएगा जो है। और इस तरह से भी अगर सन में पूछा जाए, सन में ये ईस्वी में आएगा, अगर सन में पूछ लिया गया कि सन 993 से सन 1318 ईस्वी कालखंड जो है समयावधि किस कालखंड की आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निर्धारित की है, तो आप वीर गाथा काल की समयावधि निर्धारित की है। तो इस तरह से इसको समय से आप घटा करके इसको तैयार कर सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, एक और महत्वपूर्ण बिंदु की मैं चर्चा करूंगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गद्य काल यानी आधुनिक काल को पुरानी काव्य तथा नई काव्य धारा, पुरानी काव्य धारा और नई काव्य धारा के आधार पर 3 अलग अलग कालखंडों में विभाजित किया है, जिसे प्रथम उत्थान काल, द्वितीय उत्थान काल और तृतीय उत्थान काल के नाम से जाना जाता है। प्रथम उत्थान का समय है 1925 विक्रमी से 1950 विक्रमी। द्वितीय उत्थान है संवत 1950 से संवत 1975 विक्रमी। तृतीय उत्थान है संवत 1975 से और अद्यतन तक के समय को इसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। प्रिय विद्यार्थियों, अन्य महत्वपूर्ण बातें जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य इतिहास विषय ग्रंथ में है, उनमें
भक्ति काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा में विभाजित किया है। निर्गुण काव्य धारा को दो भागों में ज्ञानाश्रय शाखा और प्रेमाश्रय शाखा नाम दिया है, और सगुण काव्य धारा को राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा दो नाम प्रदान किया है। तो यह आपको याद रहना चाहिए विद्यार्थियों कि ज्ञानाश्रय शाखा और प्रेमाश्रय शाखा, जिसे तमाम विद्वानों ने संत काव्य धारा, सूफी काव्य धारा के नाम से भी जानते हैं, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निर्गुण काव्य धारा को ज्ञानाश्रय शाखा और प्रेमाश्रय शाखा नाम दिया है। इससे भी सवाल पूछे जा सकते हैं। और ये महत्वपूर्ण कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है उनके हिंदी साहित्य इतिहास विषयक ग्रंथ हिंदी साहित्य इतिहास से। आपको ये याद रख लेना है क्योंकि ये परीक्षा में पूछा जा सकता है। साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है, कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। भक्ति आंदोलन तदयुगीन निराशा की देन है, कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। संत मत इस्लाम के एकेश्वरवाद के प्रभाव सूचक है, कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। प्रेमाख्यानक परंपरा सूफी से अंकुरित है, कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो को अच्छी तरह से आप अवलोकित कर लीजिएगा, देख लीजिएगा और इसे कंठस्थ कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं जो परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आज की यह संपूर्ण जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि ग्रामीण परिवेश में, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले वे विद्यार्थी भी इसका लाभ ले सकें जो किसी भी तरह से उच्च स्तर की पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, चाहे उनके पास संसाधनों का अभाव है, पुस्तकों का अभाव है, या जो भी हो, अधिक से अधिक विद्यार्थी जुड़ेंगे, लाभान्वित होंगे। क्योंकि शालिनी हिंदी ज्ञान गंगा की ये जो श्रृंखला है, मैं एक बार पुनः आपसे बताना चाहता हूँ कि यह आप लोगों के लिए निःशुल्क चल रही है और ऐसे ही कक्षा चलती रहेगी। आप अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, एक नए प्रकरण के साथ। विद्यार्थियों, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ईश्वर आपको हर खुशी दे। धन्यवाद। जय हिंदी, जय हिंदुस्तान, जय भारत।